वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। प्रणाम आचार्य जी। यस, कैन आई स्पीक इन हिंदी? जी बोलिए। तो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपको लगभग मोर देन 6 मंथ से मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत फायदा हुआ एक्चुअली। बट इसी क्वेश्चन में मैं आगे बढ़ते हुए पूछता हूँ कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना होता है, या तो ये करें या तो ये करें, कोई एक हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हमें बहुत बार पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम कभी कभी गलत भी सही सेलेक्ट करते हैं, कभी सही सेलेक्ट करते हैं। बट हम कैसे पता करें कि हाँ ये चीज सही है, जो हम चुनाव कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है। तो इसमें बहुत उलझन रहती है। सही चुनाव जीवन में आगे बढ़ने के लिए, या ऊंचा से ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए कैसे सही चुनाव करें, यही मेरा क्वेश्चन है आचार्य जी। आप बहुत प्यासे हैं। आप बहुत प्यासे हैं और आपके सामने दो दुकानें हैं। एक दुकान है जहाँ पर साधारण सादा पानी 1000 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से मिल रहा है। लूट रहे हैं बिल्कुल। साधारण सादा पानी 1000 रुपये प्रति गिलास के हिसाब से मिल रहा है। और दूसरी दुकान है जहाँ हीरे मोती मुफ्त मिल रहे हैं। आप बहुत प्यासे हैं। एक दुकान है जहाँ हीरे मोती भी बिल्कुल असली खरे हीरे मोती भी मुफ्त मिल रहे हैं, और एक दुकान है जहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल साधारण पानी आपको मिल रहा है और वो कह रहा है 1000 रुपये का, और थोड़ा ठंडा वाला चाहिए तो 5000 का। और उसमें थोड़ा सा शरबत बनाकर चाहिए तो 10,000 का। खुली लूट है। बताओ किधर को जाओगे? पानी वाली दुकान पे ही जाऊंगा। क्यों, लुटने का शौक है? क्यों जाओगे? अगर प्यास लगी है तो फिर पानी वाले दुकान पे तो जाना पड़ेगा ना, और सोने जेवरात के दुकान पे जाने का तो कोई फायदा नहीं है। चलो अब मैं स्थिति में से बस एक चीज हटा देता हूं, ठीक है? हाँ। तुम्हारा जो इधर गले का नर्वस सिस्टम है, इधर का जो स्नायु तंत्र है, वो हो गया किसी वजह से खराब। तुमको पता ही नहीं है तुम्हें प्यास लगी है, हालांकि तुम्हारे शरीर से कई और तरह के संदेशे आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि पानी की कमी है। जब पानी की कमी होती है ना शरीर में, तो बस प्यास ही नहीं लगती, और भी जो अंग होते हैं उनका भी कामकाज खराब होने लगता है। तो वो सब बता रहे हैं कि भाई पानी की कमी है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा सीधे सीधे कि प्यास लगी है। और आदमी हो लालची, लालची भी हो कंजूस भी हो, और अपना कुछ पता नहीं है कि प्यास लगी है। अब बताओ दोनों में से किस दुकान में जाओगे? स्थिति वही पुरानी है। एक तरफ पानी भी महंगे दाम मिल रहा है और दूसरी तरफ हीरे मोती भी मुफ्त मिल रहे हैं। बस स्थिति में एक चीज़ बदल गई है कि अब तुमको ये पता नहीं कि तुम प्यासे हो। अब बताओ कौन सी दुकान चुनोगे? वो जहाँ फ्री में सामान मिल रहा है उधर ही जहाँ जाऊंगा। फ्री में हीरे मोती मिल रहे हैं। तो बस यही बात है। सारे निर्णय गलत हो जाते हैं जब ये नहीं पता होता कि निर्णेता कौन है। जब अपनी हालत नहीं पता तो बहुत आसान होता है हीरे मोती की चकाचौंध में आ जाना। और ये बात देखो कितनी ज़्यादा तार्किक लगती है ना, लॉजिकल लगती है कि यार फ्री में डायमंड्स मिल रहे हैं ना, तो मैं क्यों नहीं लूँगा? और फेक डायमंड्स नहीं है। लोग ऐसे ही तो बोलते हैं ना, लॉजिक यही तो चलता है। बोलते हैं फ्री में एक्चुअली असली डायमंड्स मिल रहे हैं तो मैंने ले लिए, या सस्ते मिल रहे हैं, जो भी है। और कोई पागल ही होगा जो उधर जाएगा, वहाँ पे वो तो पानी दे रहा है, पानी के अलावा उसके पास कुछ है नहीं, वो भी इतना महंगा पानी दे रहा है, मैं क्यों जाऊँगा? और ये बात कितनी ज़्यादा सही, तार्किक, लॉजिकल, रैशनल लग रही है, नहीं लग रही है?
सिर्फ लग तो रही है। हाँ, सिर्फ किस तत्व के अभाव में, उसे बोलते हैं आत्मज्ञान। जब आप खुद को नहीं जानते तो आपका हर फैसला गलत होता है, और ऊपर ऊपर से यही लगेगा कि फैसला बिल्कुल सही करा है। क्योंकि कौन कहेगा कि मुफ्त के हीरे मोती उठाना बेवकूफ़ी का काम है? बिल्कुल सही लग रहा है ना काम ऊपर ऊपर से। तो ये इस काम में बस एक सवाल नहीं पूछा गया है कि हीरे मोती किसके लिए, फॉर हुम। यही वेदांत का केंद्रीय प्रश्न होता है, फॉर हुम। प्यासा क्या करेगा हीरे मोती का? प्यासा क्या करेगा हीरे मोती का? हमें ये नहीं पता ना हमको किसकी प्यास है। हमें हीरे मोतियों की नहीं प्यास है, हमें जिस पानी की प्यास है हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। और उस पानी की तरफ तो प्यास का ज्ञान ही भेजता है ना। खुद को जानना, यही तो है। खुद को जानना माने ये थोड़ी जानना कि भीतर एक आत्मा बैठी है, वो छोटी सी होती है, अंगूठे बराबर होती है, उसमें से नीले रंग की आभा विस्तीर्ण होती है। ये सब थोड़ी है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का यही मतलब है, जानना कि हालत क्या है अपनी, प्यास लगी है। और प्यास लगी है तो हीरे मोती मुफ्त मिल रहे होंगे तो क्या करूँगा वहाँ जाके? मर जाऊँगा। दुनिया की किसी भी चीज़ का मूल्य मेरे संदर्भ में है ना, विद रिस्पेक्ट टू मी। हीरा अपने आप में कोई मूल्य नहीं रखता। कोई रखता है मूल्य? हीरे का मूल्य तो मेरे संदर्भ में है ना। मैं जो हूं, अगर मेरे लिए मूल्यवान है हीरा तो मूल्य है हीरे का। अगर मेरे लिए नहीं मूल्यवान है तो क्या मूल्य हीरे? कुछ नहीं। और प्यासे के लिए हीरे का क्या मूल्य? प्यासे के लिए तो पानी का मूल्य है। दुनिया के लिए होगा हीरे का मूल्य, प्यासे के लिए तो पानी का ही मूल्य है ना। हाँ, हमें नहीं पता होता हम प्यासे हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद को देखते नहीं। क्यों? क्योंकि हम लालची भी तो हैं और कंजूस भी तो हैं। तो बताने वालों ने कहा था कि आत्मज्ञान के लिए कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों में ये 2 चीज़ें भी होती हैं। भाई लालच थोड़ा कम करो, भाई दिल थोड़ा बड़ा रखो। जिसको लालच बहुत होगा ना, उसको खूब प्यास लग रही होगी, वो हीरे मोती देखेगा, वो अपनी प्यास भूल करके हीरे मोती पर टूट पड़ेगा। उसको जो ही चीज़ महंगी दिखेगी वही चीज़ उठा लेगा, बिना ये पूछे कि उस चीज़ का मेरे लिए क्या महत्व है। दुनिया कहती होगी कि फलानी चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं उसका क्या करूँगा? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक। और मैं इंसान वो हूँ जिसको मिट्टी से जुड़े काम बेहतर लगते हैं। मैं यहाँ कुछ खड़ा करना चाहता हूँ भारत में। दुनिया की दृष्टि में ये बेहतर है कि अमेरिका चले जाओ, वहाँ पे आगे कुछ करो, पढ़ाई करो, फिर कैरियर बनाओ, ये करो। वो चीज़ अपने आप में बहुत अच्छी होगी, दुनिया को वो बात हीरे मोती जैसी लगती होगी। पर मैं कौन हूँ? मैं तो प्यासा हूँ। मैं वो सब करने लगा तो मेरे किस काम का? मैं नहीं ये कह रहा कि वो चीज़ खराब है, मैं कह रहा हूँ वो चीज़ मेरे लिए अनुपयोगी है। अपने आप में उस चीज़ की कुछ होगी महत्ता, दूसरों के लिए होगी उस चीज़ की कुछ महत्ता, मेरे लिए वो चीज़ कोई महत्व नहीं रखती ना। तो पहले तो ये पता चले कि हमारी प्यास क्या है। उसके लिए अपने कर्मों को देखना पड़ता है, अपने विचारों को देखना पड़ता है। किधर को जा रहे हो, क्या चाह रहे हो, उस पर ज़रा नज़र रखनी होती है। और ये जो नज़र रखी जाती है किसी पुलिस वाले की तरह नहीं रखी जाती, किसी वैज्ञानिक की तरह रखी जाती है। पुलिस वाला नज़र रखता है खोट निकालने के लिए, धर पकड़ने के लिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए, और वैज्ञानिक नज़र रखता है जानने के लिए। आप स्वयं को जानना चाहते हो, इसलिए अपने आप पे एक सजग दृष्टि रखते हो सदा। उससे अपनी प्यास का पता चलता है, मैं चाह क्या रहा हूँ। जो चेतना है भीतर मेरी, ये क्या बुदबुदाती रहती है। सपनों में जितने चरित्र आते हैं उन सब के पीछे से कौन है जो कुछ समझाना चाह रहा है। भीतर कहाँ कुछ अनसुलझा बैठा हुआ है। और सबके भीतर जो अनसुलझा बैठा हुआ है वो मूल में एक होने के बावजूद अपने रूप में, अपने आकार में, अपने व्यक्तित्व में अलग अलग है।
तो जीवन का उद्देश्य है भीतर की उसी गांठ को खोलना, प्यास को मिटाना। और तुम्हारी प्यास मेरी प्यास से कम नाम रूप आकार में तो अलग है ही, मूलतः तो एक ही प्यास है, मुक्ति की प्यास। लेकिन उस मुक्ति तक जाने के सबके रास्ते सबको स्वयं ही तलाशने पड़ते हैं। दूसरों की नकल करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। दूसरों की नकल करके तो वही होगा कि पानी की दुकान में कोई नहीं खड़ा होगा और हीरे मोतियों के आगे कतार लंबी होगी। जो भी जीवन में निर्णय लेना हो, उस निर्णय के लिए भीतर से जो भी तर्क लॉजिक उठ रहा हो, अपने आप से पूछना उस लॉजिक में मेरी मांग शामिल है या नहीं है, या बस यही शामिल है कि कौन सी चीज़ दुनिया में कितनी महंगी कहलाती है। दुनिया में कौन सी चीज़ कितनी महंगी है उससे कहीं बहुत बहुत ज़्यादा महत्व इस बात का है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। तुम महंगी दवाई लेना चाहते हो या उपयोगी दवाई लेना चाहते हो? उपयोगी, है ना? क्या किसी दवाई को तुम सिर्फ इसलिए ठुकरा दोगे कि वो सस्ती है? हवा तो फ्री मिल रही है, तो फिर तो बिना किसी कीमत की होगी। दुनिया ने तो हवा पर कोई अभी मूल्य रखा ही नहीं है, धीरे धीरे रख रहे हैं। हवा साफ करने के यंत्र आने लगे हैं महंगे, जिन जगहों पर साफ हवा है वहां पर होटल महंगे होने लगे हैं, ज़मीनें महंगी होने लगी हैं। लेकिन कोई चीज़ तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए मूल्यवान नहीं हो जाती कि दुनिया उसको कीमती समझती है। और जो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो, बल्कि अनिवार्य हो, बहुत संभावना है कि दुनिया उसको बिल्कुल भी महत्व न देती हो। लेकिन दुनिया किसी चीज़ को महत्व नहीं देती, इसलिए वो तुम्हारे ठुकराने की थोड़ी हो गई। तुम तो स्वीकार करो ना उसे, तुम्हें चाहिए। एक पुरानी बहुत साधारण सी कहानी चलती है कि एक गांव में महिला हुआ करती थी, और वो इतनी लालची थी कि अपने पति से बोले कि मुझे भारी भारी गहने दिलवाओ, भारी भारी गहने दिलवाओ। और जितना वो उसको बोले भारी गहने दिलवाओ, उतना वो उसका पति का प्रेम जो है खोती चली जाए। खैर पति उसको भारी गहने ले आता था, तो ये जो कानों में लटकाने वाले बुंदे होते हैं, पति को बोले और भारी लाओ और भारी लाओ। उसका भार वो बढ़वाती गई। अंततः उनका भार इतना हो गया कि उन्होंने उसके कान ही फाड़ दिए। इतने भारी हो गए कि कान ही फाड़ दिए। लेकिन वो इसी बात में खुश थी कि देखो मुझे इतनी महंगी चीज़ मिल गई। दो तरफ से गई। एक तरफ तो वो जो तुझे महंगी चीज़ मिली वो तेरे किसी काम की नहीं है, उसने तेरे कान फाड़ दिए। और दूसरा, पति का प्रेम भी तूने गंवा दिया। तो यही मत देखो कि जो चीज़ आप मांग रहे हो वो दुनिया की नज़र में महंगी है या नहीं है। ये देखो आपको उसकी कोई ज़रूरत है क्या? दुनिया को लगती होगी वो चीज़ बड़ी प्यारी, बड़ी मूल्यवान, आपको उसकी कोई ज़रूरत है क्या? और ऐसा तो नहीं कि इन व्यर्थ की चीज़ों को मांगने में आप कोई बहुत केंद्रीय चीज़ गंवाए दे रहे हो।
सबकी इतने की जॉब लग रही है, मेरी भी लगनी चाहिए। डिपार्टमेंट में 5 लोगों ने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो मेरी भी तो होनी चाहिए ना। तुम अपने आप से पूछो, तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत भी है? ठीक है, कैंपस में इस तरह की हवा रहती है और संस्कृति भी ऐसी ही है कि जोड़ों में जो घूम रहे हैं दुनिया उनको देखती कहती है वाह। पर तुम अपने आप से पूछो, क्या सचमुच चाहिए? और चाहिए तो अच्छी बात है, जाओ तुम भी बनाओ जोड़ा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ की है तो मेरी भी होनी चाहिए। तुम अलग हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारी मांग अलग है, तुम्हारी अपनी एक यात्रा है, तुम उसका ख्याल करो। मैं इसमें एक प्रश्न और जोड़ना चाहता हूँ आचार्य जी, अगर आज्ञा हो तो। जैसे आपने जो बोला कि ठीक है, हमें खुद से पूछना है कि जो हमारे लिए सही है उसका चुनाव करना है। बट ठीक है, कभी जैसे आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम खुद को समझा लेते हैं कि हाँ ये हमारे लिए सही है, फिर मतलब ये हम कर सकते हैं। बट फिर हमें रहना तो एक समाज में है, फिर हम समाज में जाते हैं, फिर लोगों को देखते हैं, फिर दिमाग में वही बातें आती हैं कि हाँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। हमने भले खुद को अकेले में समझाया हो, लेकिन फिर वो समाज में जब लोगों को देखते हैं, चीजों को देखते हैं, तो लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए। तो फिर इन चीजों से कैसे बचा जाए, ये मेरा एक मतलब इस पूछना ये चाहता हूँ। सारी बीमारियां ज़्यादा फुर्सत की होती हैं। जब ज़्यादा फुर्सत होती है ना, तो आदमी की नज़रें बहकने लगती हैं, फिर वो इधर उधर देखने लगता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। आपके पास या तो आपका प्रेम हो, और अगर अभी प्रेम नहीं है तो प्रयोग हो। प्रेम का मतलब है वो मिल गया जिसका साथ देना है, जिस काम में डूबे रहना है। और प्रयोग का मतलब है अभी मिला नहीं है पर खोज घनी है, और मिला नहीं है इसीलिए खोज बहुत बहुत घनी है, तेजी से खोज रहे हैं, अभी मिला नहीं है। दोनों ही स्थितियों में आपके पास फुर्सत कैसे है इधर उधर जा कर के कहीं दूसरों को देखने की और दिल जलाने की और कहने की अरे वो इधर जा रहा है, वो उतना कमा रहा है, मेरा तो अभी हुआ नहीं। ये सब सोचने की फुर्सत कहाँ से आ गई? देखो, सारी दिक्कत वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ से आपको बहुत पूर्व निर्धारित लक्ष्य दे दिए जाते हैं। ये ना हमारी शिक्षा और हमारी जो पूरी परवरिश है, ये उसकी खोट है। आपको सदा वो काम करने को कहा जाता है जिसका अनुमोदन दूसरों से हो, जिसमें दूसरे आपकी तारीफ करें। नतीजा ये निकलता है कि आप जब बड़े होते हो तब तक आपने अपना भीतरी फैकल्टी, भीतरी अपनी ताकत लगभग गंवा दी होती है। कोई आपसे पूछे कि आपको क्या करना चाहिए, तो आपके पास भीतर देख करके जवाब देने का कोई विकल्प ही नहीं बचता जब तक आप थोड़े बड़े होते हो। आपके पास बस एक रास्ता बचता है कि देखो कि सब लोग क्या कर रहे हैं और आप उनको देख के बोल दो हाँ ये मुझे भी करना है। दुनिया जिस चीज़ को सही समझती है मुझे भी वो चाहिए। दुनिया जिस चीज़ को कीमती समझती है मुझे भी वो कमानी है। दुनिया जिस राह चल रही है मुझे भी उसी में पीछे पीछे चल देना है। और इसकी शुरुआत हो जाती है जब आप 2-3 साल के होते हो, छोटे होते हो, तभी से। कैसे पता चलता है कि आपने पढ़ाई अच्छे से करी है? देखा जाता है आपने बाकियों को पीछे छोड़ा कि नहीं छोड़ा। खेल भी हमारे सारे ऐसे ही हैं, बच्चे खेलते हैं, उन खेलों में भी यही होता है। अच्छा खिलाड़ी वही है जो बाकियों से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। या कि कुछ 2-4 गिने चुने क्षेत्र होते हैं, उनमें कर लो कि हाँ भाई आप नाटक अच्छा कर लेते हो, ये वक्ता अच्छा है,
और जो भी क्षेत्र लिया जाता है उसमें पहली बात तो आप की क्षमता का, आपके स्थान का निर्धारण दूसरों से तुलना करके ही किया जाता है। और दूसरी बात, वो जो क्षेत्र होते हैं वो भी पहले से ही निर्मित क्षेत्र होते हैं, निर्धारित क्षेत्र होते हैं। आप उन क्षेत्रों के अलावा कुछ और करने लग जाएं तो कोई प्रोत्साहन नहीं मिलने वाला आपको। तो जब तक वो बच्चा 10-12 साल का होता है या 15-20 साल का होता है, तब तक उसमें कोई काबिलियत बचती ही नहीं है। उससे किसी भी स्थिति में पूछा जाए क्या सही है, तो वो अतीत की ओर मुड़ के देखेगा, कहेगा दूसरे लोग जब इस स्थिति में तो उन्होंने क्या करा, वही सही होगा। या वो इधर उधर ऐसे नजरें घुमाएगा, देखेगा अच्छा अभी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, जो कर रहे होंगे वही सही होगा। निजता, मौलिकता, ऑथेंटिसिटी, इंडिविजुअलिटी, ये सब एकदम खत्म हो चुके होते हैं, फिर उसको जगाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। नहीं तो अगर मुझे अपना हिसाब किताब पता है, ऐसा कैसे होगा कि मैं यूं ही दूसरे लोगों की कतारों में जाकर पीछे खड़ा होना शुरू करूं? मैं करूंगा ही नहीं। एक कतार लगी हुई है फलानी चीज़ कमाने की, एक कतार लगी हुई है कहीं पहुंच जाने की, एक कतार लगी हुई है ये दिखाने की, वो दिखाने की, कुछ करने की। मैं इन कतारों में कैसे लग सकता हूं? पहले, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है, पहले रेलवे रिजर्वेशन सेंटर्स होते थे। तो आप अभी अपनी ट्रेन से उतरे हो, रेलवे स्टेशन पे रिजर्वेशन सेंटर है, और आप कौन हो? अभी अभी स्टेशन पे उतरे हो अपनी ट्रेन से। वहाँ से आपको कहाँ जाना है? आप जब ट्रेन से उतरते हो तो ट्रेन से उतर के आप कहाँ जाते हो? आपको अपने घर जाना है। आप बस अभी अपने कोच से उतर के प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर आ रहे थे और सामने पड़ा क्या, रिजर्वेशन काउंटर से वहाँ आप कतारें लगी हुई हैं। तो आप ये ऐसा कहते थे क्या कि अरे ये यहाँ 15 कतारें हैं और एक एक कतार में 50-50 लोग खड़े हैं, ज़रूर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हो रहा होगा, चलो मैं भी यहाँ खड़ा हो जाता हूँ। आप ऐसा करते थे क्या? क्यों नहीं करते थे? 50-50 लोग खड़े हैं, इतनी कतारें हैं और बड़े अनुशासन से खड़े हैं, कोई डिग नहीं रहा, बल्कि कोई बीच में आगे लग जाए तो मारामारी हो जाए। आप क्यों नहीं वहाँ जाके खड़े हो जाते थे? क्यों नहीं खड़े हो जाते थे? उनकी आवाज़ उन्हें लौटा दो अनुपम। क्योंकि घर जाना है, हमें पहले से पता है कि हाँ घर जाना है, क्योंकि घर जाना है ना। अब तो ये कितना कॉमेडी जैसा लगेगा ना, हम इसको एक नाटक में दिखाएं लोगों को अभिनीत करके कि एक आदमी है जो 500 किलोमीटर की जर्नी करके आया है, उसे घर जाना है, और घर जाने के लिए वो बाहर ही निकल रहा था रेलवे स्टेशन से कि सामने देखा कि वहाँ रिजर्वेशन काउंटर पे कतारें लगी हैं, तो बोलता अरे यहाँ ज़रूर कुछ बहुत ज़रूरी काम चल रहा है, मैं भी जाके कतार में लग जाता हूँ। तो सब लोग हंसेंगे और मजाक बनाएंगे, कहेंगे कितना बेवकूफ़ आदमी है। लेकिन हम सब यही तो कर रहे हैं ज़िंदगी भर, घर जाने की जगह कतारों में खड़े हो रहे हैं। और आप कतार में खड़े होकर क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे? इंतजार करेंगे। इंतज़ार करोगे, इंतज़ार करोगे तो टिकट मिल जाएगा, टिकट मिल जाएगा तो ट्रेन में बैठ जाओगे, ट्रेन में बैठ जाओगे तो ट्रेन फिर कहीं उतार देगी, जब ट्रेन कहीं उतार देगी तो वहाँ भी उतर करके किसी घर को जाने की जगह आप फिर से किसी ट्रेन में बैठोगे, कतार में लग जाओगे। तो सब भूल ही गए ना कि घर जाना है। हाँ। घर से एक प्यार होना चाहिए, घर का इंतज़ार होना चाहिए, वही चीज़ इंसान को इंसान बनाती है। एक पशु को सिर्फ खाने का और सोने का और सेक्स का इंतज़ार होता है, उसे कोई और इंतज़ार नहीं होता। इंसान अकेला है जिसे घर का इंतज़ार होता है। मैं कौन से घर की बात कर रहा हूँ? ऊपर उठने का, या फिर ये जो घर जिसमें माँ बाप रहते हैं उस घर का नहीं, मतलब
वो थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठ के, मतलब वही आत्मा से परमात्मा वाला। इंसान अकेला है जिसे घर जाना होता है। हम्म। और घर के रास्ते में क्या दिख जाती हैं? बाजारें, कतारें, हीरे मोती, 50 और चीज़। और घर से कोई मोहब्बत है नहीं। घर पे जिससे मिलना है उसकी कोई प्रतीक्षा है नहीं। तो एक के बाद एक कतारों में लगे रहते हो, टिकट कटते रहते हैं, कटाकट कटाकट, पहुंचते कहीं नहीं। एक सुलझे हुए आदमी की एक पहचान बताता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको वो बोल देगा पर ये मुझे चाहिए ही नहीं। वो बड़ी आकर्षक चीज़ें होंगी, हर कोई उनके पीछे भाग रहा होगा, पर वो सहज ही बोल देगा मुझे तो ये लेकिन चाहिए ही नहीं। मैं इनका त्याग नहीं कर रहा, ऐसा कुछ नहीं कि विरक्ति वैराग वगैरह है, कुछ भी नहीं, न त्याग की कोई बात है, कुछ भी नहीं। बस ये मुझे, बोलो, चाहिए ही नहीं। चाहिए ही नहीं। और ये कितनी सहज बात है ना, ये मुझे चाहिए ही नहीं, नहीं चाहिए। इंसान ही ऐसा है जिसे सब कुछ चाहिए, उसे कुछ पता ही नहीं उसे क्या चाहिए, इसलिए उसे सब कुछ चाहिए। और जब आप ऐसे हो जाते हो, जिसको बहुत निश्चित होता है कि होगी दुनिया के लिए, ज़माने के लिए बड़ी कीमती बात, मुझे नहीं चाहिए, तभी आप ऐसे भी हो जाते हो कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके पीछे आप प्राण प्राण से पड़ पाते हो। फिर जो चाहिए उससे मुझे कोई नहीं डिगा सकता। फिर आपके संकल्प में एक एक अमर शक्ति होती है। फिर कोई नहीं काटेगा आपकी तय की हुई चीज़ को। किसी ऐसे से मिलना ना जो किसी भी चीज़ को साफ कह ही ना पाए कि मुझे चाहिए ही नहीं, वो हर चीज़ में सोचे अच्छा चलो अगर मुफ्त मिल रही है तो ले लेंगे, तो जान लेना कि ये आदमी कुछ अभी जीवन के बारे में और अपने बारे में जानता नहीं है। सुलझे हुए आदमी की निशानी यही है। न जाने कितनी ऐसी चीज़ होंगी जो उसे मुफ्त भी मिल रही होंगी तो बोलेगा चाहिए ही नहीं। बात दाम की नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। मुफ्त भी मिल रही हो तो भी नहीं चाहिए। बस। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा लगा। आगे मैं इसको अ, अनुसरण करने का प्रयास करूंगा।